अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आसिम नकाश है। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में एज ए कंसल्टेंट ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। मैंने डी मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से 2011 में ग्रेजुएशन किया विद मल्टीपल डिस्टिंक्शंस एंड गोल्ड मेडल्स। देन आई डिड FCPS इन ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी फ्रॉम फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने सेकंड फेलोशिप इन फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ट्रॉमा तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया इन 2017 एक्सटेंडिंग अप टिल 2018। मैं मेंबर हूँ मल्टीपल लोकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। आई हैव 7 लोकल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस और मैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हूँ लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली for last 2 years. As I mentioned, I am an oral maxillofacial surgeon. तो मैं oral maxillofacial surgery को basically highlight करूँगा जैसे कि words oral plus maxillo and facial. So oral stands for oral cavity or mouth, maxillo stands for maxilla or jaws, and facial mean face. So we are dealing with the problems involving oral cavity or mouth and face and jaws. We deal multiple type of problems जिनमें सबसे मोस्ट कॉमन और जो डेली बेसिस पे होता है वो है मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा। मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा बेसिकली जो फेस है ये 14 बोन्स से मिलके बना हुआ है। तो समटाइम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से या इंटरपर्सनल वायलेंस की वजह से, समटाइम स्पोर्ट्स की वजह से, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज भी होती हैं और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो whenever there is a fracture in any of the facial bone, as I mentioned कि 14 bones हैं, तो that kind of patient report to us और हम उसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। समटाइम पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आता है और समटाइम किसी और स्पेशलिटी के पास लैंड करता है और देन दे रेफर इट टू अस। सो बेसिकली वी आर द पर्सन्स हु आर डीलिंग विद द मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा। देन कम्स ओरल कैंसर। ओरल कैंसर इज increasing very rapidly in Pakistan. Second thing that we deal here in Pakistan है oral cancer. ओरल कैंसर होता है एक्चुअली कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है जब बॉडी का कोई टिश्यू अनकंट्रोल और अनबैलेंस्ड मैनर में एक्सेसिवली ग्रो करना शुरू कर दे तो उसे हम कैंसर कहते हैं। ओरल कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान। और मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट पे भी इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद आ जाता है TMJ जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो कि जॉज का स्कल के साथ जॉइंट है, उसकी सर्जरीज भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन की डोमेन में आती है। देन कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। वो डेंटल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, टूथ रिलेटेड, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शंस हो सकती है, फिर टूथ रिप्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स विच इज़ द लेटेस्ट मोडेलिटी नाउअडेज ट्रेंडिंग। और उसके अलावा फेशियल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वो नॉन इन्वेजिव यानी कि बगैर सर्जरी के और इन्वेजिव यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। तो उसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड प्रॉब्लम्स यानी जो हमारे मुंह में थूक पैदा करने वाले गदूद होते हैं उनकी सर्जरीज में भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली जब किसी वजह से टूथ लॉस हो जाता है, बैडली डैमेज हो सकता है या किसी एक्सीडेंट या चोट की वजह से टूथ लॉस हो जाता है, तो इन दैट केस there are multiple options for tooth replacement, but the most trending and most reliable and with good success rate is the dental implant. Dental implant basically ये होता है कि हम एक स्मॉल छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया डेंटल सेटअप में करते हैं। उसमें एक जस्ट लाइक जैसे नेचुरल दांत की रूट होती है ऐसा ही एक स्ट्रक्चर कह लें स्क्रू टाइप, उसको हम बोन के अंदर प्लेस करते हैं
और सम टाइम हम इमीडिएटली उसके ऊपर जो है टूथ प्लेस कर देते हैं और सम टाइम हम 2 से 3 महीने देते हैं जब बोन में अच्छी तरह से वो हीलिंग हो जाए और वो टूथ स्ट्रक्चर जो है इम्प्लांट जो है उसका पार्ट बन जाए, अच्छे से बोन इसको इंगेज कर ले, फिर हम उसको लोड करते हैं यानी उसके ऊपर टूथ लगाते हैं। तो ये बेसिकली इज़ अ लेटेस्ट एंड वेरी रिलायबल मोड ऑफ टूथ रिप्लेसमेंट। एज के साथ होता ये है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है फेस, ना सिर्फ फेस, सारी बॉडी में ये चेंजेस आती हैं। सर्टन हार्मोनल चेंजेस होती हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, कुछ वैसे वॉल्यूम लॉस होता है, फैट लॉस होता है, और जो बॉडी के डिफरेंट आप कह सकते हैं लिगामेंट्स होते हैं जो फेशियल स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्ट्रक्चर्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, मसल टोन लॉस होना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो जो एक अपराइट पोजीशन में इनको होल्ड किया होता है फेशियल फीचर्स को या फेशियल करैक्टरिस्टिक्स को, वो ग्रेजुअली सैग करना या ड्रॉप डाउन करना शुरू हो जाते हैं और रिंकल्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं फेस पे, हॉलोनेस अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या कर सकता है? Maxillofacial surgeon, one who has advanced training in cosmetic surgery, he can help out his patients in a way. He has two options. इन दो ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास? मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं और इन्वेजिव प्रोसीजर्स यानी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें माइल्ड से मॉडरेट डिग्री ऑफ प्रॉब्लम हो, और मॉडरेट से सीवियर जिनमें हो उनमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स में आ जाता है जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शन, जो फेशियल मस्कुलेचर हैं उनमें जो रिंकल्स अपीयर हुई हैं। रिंकल्स बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है डायनामिक और एक होती है रेस्टिंग। डायनामिक मीन जब आप स्माइल करते हैं या कोई मूवमेंट करते हैं उस वक्त रिंकल्स अपीयर होती हैं और एक्सेसिव रिंकल्स हैं, और दूसरी होती हैं जो रेस्ट पे अपीयर होती हैं इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग और नॉट यूजिंग मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, तो उस वक्त भी वो रिंकल्स अपीयर हो रही होती हैं। तो जो स्टैटिक या रेस्टिंग रिंकल्स होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं फिलर्स, और जो डायनामिक है उसके लिए हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। ये उसके अलावा टू गिव ग्लो और शाइन टू द फेस और यूथफुल अपीयरेंस, PRP एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बेस्ड ट्रीटमेंट है, वो भी यूज़ किया जाता है। ये नॉन इन्वेजिव और मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट में आता है। और इन्वेजिव में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोरहेड लिफ्ट है। फोरहेड पे अगर रिंकल्स आ गई और इतनी ज़्यादा हैं कि वो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर से नहीं ठीक हो सकती, तो फिर हम सर्जिकली उसको करेक्ट करते हैं। इस तरह फीमेल्स में एक कॉमन कंसर्न है कि ब्रोज जो है, आई ब्रो उनकी ड्रॉप डाउन हो जाती हैं, तो दे आर कंसर्न कि इनकी दे वांट टू हैव इट हाईली आर्च्ड फॉर्म आईब्रोज, तो वो भी की जा सकती है। नॉन इन्वेजिव एज इन्वेजिव जो है प्रोसीजर्स उनके ज़रिए से। उसके अलावा आईज़ के अराउंड एक्सेसिव स्किन अकामुलेट हो जाती है, या जिसको आप आम वर्डिंग में कह सकते हैं कि बैगी आईज़ जो लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें वो भी फैट रिमूवल या एक्सेसिव स्किन रिमूवल टू गिव मोर यूथफुल अपीयरेंस, वो भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन कर सकता है विद एडवांस ट्रेनिंग इन कॉस्मेटिक सर्जरी। उसके बाद आ जाती हैं राइनोप्लास्टी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली डन कॉस्मेटिक प्रोसीजर, जिसमें नेज़ल हम्प हो सकता है, नेज़ल वाइडनिंग है, तो या ड्रूपी नोज टिप है। इन सारी चीज़ों को राइनोप्लास्टी से करेक्ट किया जा सकता है, यानी नेज़ल रीशेपिंग की जा सकती है। उसके अलावा लिप फिलर्स वगैरह यूज़ होते हैं, नेक रिंकल्स हैं, और जो चीक प्रोमिनेंस है ये अगर डिक्रीज़ हो गई है या सैगिंग आ गई है इसमें, तो इन सब चीज़ों को विद फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी या करेक्ट किया जा सकता है। कैंसर बेसिकली बॉडी के किसी भी पार्ट की या टिश्यू की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। कोई इसमें अब मल्टीपल रीज़न इन्वॉल्व हैं, कोई म्यूटेशन यानी जो बॉडी का जेनेटिक सेटअप है उसमें कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बॉडी में नॉर्मली हर चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस है,
तो अगर एक चीज़ ग्रो करती है तो दूसरी तरफ देर आर काउंटर मेजर्स जो उसको एक्सेसिव ग्रोथ से रोकते हैं। तो जब ये बैलेंस, ये चेक एंड बैलेंस जो है ये इसमें डिस्टर्बेंस आ जाए और सिर्फ ग्रोथ होना शुरू हो जाए और जो रोकने वाले बॉडी के मैकेनिज़्म हैं उनमें चेंजेस आ जाएं, तो दैट लीड्स टू कैंसर, एनी फॉर्म ऑफ, सिमिलरली लाइक ओरल कैंसर। अब ओरल कैंसर की मल्टीपल वजूहात हैं, जिनमें एक मैंने मेंशन की कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन है यानी जीन्स में चेंजेस आ जाएं। दूसरी जो हमारी सोसाइटी में स्पेशली पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा है, लोग पान, छालिया, नस्वार, सिगरेट स्मोकिंग सिगरेट्स यूज़ करते हैं, और उसके अलावा पुअर ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई का ख्याल ना रखना, जिससे उसकी वजह से भी ये रिस्क फैक्टर्स हैं। डाइट अगर प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, और डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं दैट कैन लीड टू ओरल कैंसर। एज इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें हमेशा से विजिलेंट होना चाहिए हमारे पेशेंट्स को कि हमारी जो आवाम है या लोगों को विजिलेंट होना चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक तो ये जो मैंने रिस्क फैक्टर्स मेंशन किए हैं इनको अवॉइड करें, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप अपना ख़ुद भी मुआयना कर सकते हैं स्क्रीन उसके मिरर के सामने खड़े होके, यू कैन ऑलवेज चेक आउट अगर कोई आपको अनयूजुअल मुंह के अंदर किसी भी टंग पे, फ्लोर ऑफ द माउथ पे या पैलेट पे या एनी प्लेस, मतलब मुंह के अंदर या इवन बाहर भी नेक में आपको कोई अनयूजुअल चेंज नज़र आती है, जैसे कोई स्वेलिंग है या कोई अल्सर है या कोई लंप है, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं और वो सेटल नहीं हो रही, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया है, एंड इवन देन इट्स नॉट सेटलिंग डाउन फॉर मोर देन 2 वीक्स, और 2 वीक्स से अगर ज़्यादा परसिस्टेंट है तो आपको स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से, ताकि खुद होम रेमेडीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। सम टाइम क्या होता है कि हम इस तरह से जो हमारे पेशेंट्स आते हैं वो होम रेमेडीज़ इस तरह की चीज़ें यूज़ करके चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर चुके होते हैं। तो वो जो चीज़ एक अर्ली स्टेज पे पिकअप की जा सकती है और अच्छे से मैनेज की जा सकती है और इवन प्रिवेंट की जा सकती है, वो फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो फिर इसी तरह उसकी मैनेजमेंट में फर्दर प्रॉब्लम्स आते हैं, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। अच्छा, ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट में अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे मैंने पहले मेंशन किया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और अगर हो गया है तो आपको किसी क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास। इवन अगर आपकी एरिया में अवेलेबल नहीं है तो यू कैन गो टू अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट एज वेल, सो ही कैन डायग्नोज एंड रेफर टू अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट। और फिर डायग्नोज होने के बाद और कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो कराई जाती हैं। फिर इसमें आप मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जो मोस्ट कॉमन है वो सर्जरी है। समटाइम सर्जरी के साथ रेडिएशन यानी शुआएँ भी यूज़ होती हैं और कुछ मेडिकेशंस, इंजेक्शंस लगते हैं। तो वो वेरी करता है स्टेज के लिहाज से, प्रॉब्लम के लिहाज से, सिवियरिटी के लिहाज से, कि किस पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, एक मोडेलिटी पे सिर्फ रिलाई करना है या मल्टीपल ट्रीटमेंट्स देनी है, मल्टीपल मोडेलिटीज़ यूज़ करनी है। लास्ट पे मैं ये अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप खुद देख सकते हैं अगर कोई चेंज आ रही है माउथ में, कोई अल्सर है, कोई लंप है, कोई स्वेलिंग आ रही है और सेटल नहीं हो रही, तो आपको हमेशा स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसके पास जाना चाहिए, रादर दैन गोइंग टू क्वैक्स और प्रॉब्लम को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर लें आप। और टाइमली विज़िट करना चाहिए। होता ये है कि अक्सर लोग इतना डिले कर देते हैं या होम रेमेडीज़ पे रिलाई करते रहते हैं और वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब वो डॉक्टर के पास आता भी है इधर उधर से घूम घुमा के, तो वो इतना एडवांस हो चुका होता है कि अब उस स्टेज पे अब अगर ट्रीटमेंट की भी जाए तो उसका सक्सेस रेट वो नहीं होता जो अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए उस केस में हो सकता है। इसलिए हमेशा क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं